गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कल से क्रैश कोर्स बायोलॉजी का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि कल हम लोग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा था, जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। इसी प्रकार से आज का जो ये सेकेंड पार्ट है इसमें कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग इस दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर सेकेंड है, ये मेरा क्रैश कोर्स का दूसरा पार्ट है, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन। तो 20 के बाद 21वां प्रश्न है आपका, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, देखिए ये है पूरा आपका भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में ऊपर में 3 कोशिकाएं होती है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। इसके बाद बीच में सेंटर में ये होता है क्या, द्वितीयक केंद्रक, और नीचे होती है क्या, अंड कोशिका, एक बड़ी वाली और 2 को बीच में साइड से सहायक कोशिकाएं। तो ये जो है आपका ये वाला भाग क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। तो सेंट्रल मतलब बीच में, तो नीचे 3 कोशिकाएं, 3 ऊपर, और बीच में क्या होती है आपका द्वितीयक केंद्रक होता है। तो याद रखिएगा कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होगी, द्वितीयक केंद्रक होगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है। तो एकलिंगी क्या होता है, देखिए एक होता है एकलिंगी, एक होता है आपका द्विलिंगी, या उसी को हम बोलते हैं उभयलिंगी। एक एकलिंगी, दूसरा द्विलिंगी, या इसी को हम बोलते हैं क्या, उभयलिंगी। तो देखिए समझिएगा ये है क्या, होता क्या है कि जब कोई पौधा हो, जब कोई एक प्लांट्स हो और कोई एक दूसरा प्लांट्स हो, अगर इसमें किसी एक पौधे में कोई एक नर जनन अंग हो, अगर जायांग हो तो पुंकेसर नहीं हो, पुंकेसर इसमें पाया जाएगा। अगर जायांग और पुंकेसर दोनों अलग अलग हो तो वैसे पौधे को हम क्या बोलेंगे, एकलिंगी पौधा। यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पौधे के पुष्पों में अलग अलग पाया जाए, दोनों में से एक पाया जाए। एक पुष्प में जब नर जनन अंग या मादा जनन अंग दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो वैसे पुष्प वाले पौधे को क्या कहा जाएगा, एकलिंगी कहा जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो पपीता है, ये पपीता एकलिंगी पौधे का उदाहरण है। बाद बाकी सरसों, गुड़हल, ये दोनों क्या है आपका द्विलिंगी पौधा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 23, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बीज चोल, यानी हमने कल इस पे बनाया था क्वेश्चन, बीज चोल किससे बना होता है, पेरिकार्प से बना होता है। तो ये जो बीज चोल होता है ये किस फल का खाया जाता है। ऑप्शन है आपका जायफल, लीची, अगला है आपका शरीफा, इनमें सभी। तो याद रखिएगा कि बीज चोल जो है, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस अकॉर्डिंग से जायफल हो, लीची हो या फिर शरीफा हो, इन सभी के बीज चोल को खाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका प्रश्न कि पराग कण मुख्यतः हैं, यानी पराग कण मुख्यतः कैसे होते हैं। तो स्पोरोफाइट नहीं होगा, युग्मक नहीं होगा, ये पराग कण क्या है, नर युग्मक है,
याद रखिएगा। परागकण को किस रूप में जाना जाता है? नर युग्मक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि पराग भित्ति होती है, यानी पराग भित्ति में कितने स्तर होते हैं? तो पराग भित्ति में 2 स्तरें होती है, याद रखिएगा। पराग भित्ति में कितना स्तर होगा? 2। एक ये एक्साइन और दूसरा ये अंदर वाला ये एंटाइन होता है ना। तो बाह्य और अंत, तो इसलिए याद रखिएगा कि पराग भित्ति द्विस्तरीय संरचना है। कैसी संरचना है? पराग भित्ति द्विस्तरीय संरचना है, इसमें 2 स्तरें होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि परागकण हो सकता है, कैसा हो सकता है? गैमेटोफाइट, सजावटी, इनमें से कोई नहीं। एलर्जी कारक, तो राइट आंसर है क्या आपका? एलर्जी कारक। परागकण जो है ये बहुत सारे एलर्जी के रीजन बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति परागकण के संपर्क में आता है तो हो सकता है उन्हें एलर्जी के कारण कोई विशेष लक्षण देखने को मिल सकता है। तो परागकण क्या है? एलर्जी के कारक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वायु के द्वारा जिन पुष्पों में परागन होता है वो पुष्प छोटा होगा और रंगहीन होगा। क्योंकि अगर रंग हो जाएगा, अगर ये कलरफुल हो जाएगा, अगर ये कलरफुल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इसके ऊपर कीट ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी। तो कीट अगर आ जाएगी तो फिर कीट के द्वारा परागन हो जाएगा। लेकिन हमको वायु के द्वारा परागन कराना है, तो वायु परागन के लिए पुष्प का छोटा होना, पुष्प का छोटा होना और रंगहीन होना, ये दोनों बहुत ही मायने रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चंस कल हमने परागन वाला सारा बता दिया था। और देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2011 में ये क्वेश्चन किया गया है कि एनीमोफिली क्या है। तो हवा के द्वारा जब परागन होता है तो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा परागन को हम क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? ये भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कल हमने पढ़ाया था एंटोमोफिली, है ना, मेलेकोफिली, कैरेप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली, बहुत तरह के परागन को हमने बताया था। तो आज पुनः क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि एक ही क्वेश्चन को जब हम लोग 1 बार 2 बार 4 बार करेंगे तो हमें कन्फर्मेशन आएगी और हम एग्जैक्ट आंसर को टिक कर पाएंगे। तो इसमें एंटेमोफिली जो है ये कीट परागन को क्या कहा जाता है? इसको एंटेमोफिली कहा जाता है, याद रखिएगा, एंटेमोफिली। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो किसी एक कोशिका से पूर्ण पौधा बनना, पूर्ण पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहा जाता है, यानी उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूरा पौधा बन जाना क्या कहलाता है? टोटिपोटेंसी कहलाती है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कल से हम जो है, एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि कल से जो भी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड पर डे कम्युनिटी में हम 5 से 10 प्रश्न डालेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हमने करा रहा है यहाँ पे क्रैश कोर्स में, इसी में से सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी में रहेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के आप क्वेश्चंस से सेटिस्फाइड होइए, आप जवाब दीजिए कि जो क्वेश्चंस हम लोग सीख रहे हैं क्या हम उसका सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी पोस्ट को अवश्य देखें, उस पर कल से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चंस पर डे हम डालेंगे और जो क्वेश्चन क्रैश कोर्स में कराया जाएगा उसी क्वेश्चंस को हम वहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का
फ्यूजोजेन क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर यानी कि यही उत्तक संवर्धन में ही एक अवस्था है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये पीईजी इसमें प्रयोग किया जाता है, पीईजी का, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का। ये जो फ्यूकोजेन है ये क्या है? एक प्रकार का पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूकोजेन क्या है? तो पीईजी, इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर 32 है कि कमल में परागन होता है। देखिए कमल में परागन को लेकर के बड़ा डाउट है। कोई कोई बुक लिखता है कि आप ज़्यादातर देखिएगा तो ये ज़्यादातर बच्चा यह गलती करता है कि कमल जो है पानी में होता है इसलिए इसमें जल के द्वारा परागन होगा, हाइड्रोफिली। लेकिन नहीं, मेरी समझ से ये हाइड्रोफिली गलत माना जाता है। इसमें याद रखिएगा कि कीट परागन या वायु परागन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कमल में किसके द्वारा परागन होगा? वायु परागन या कीट परागन। वायु द्वारा अगर परागन हो रहा है तब तो किसी कारक की जरूरत नहीं वायु का। अगर कीट के द्वारा परागन होगा तो इसमें भृंग के द्वारा परागन होगा। किसके द्वारा? भृंग के द्वारा परागन होगा। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि कमल में किसके द्वारा परागन होगा? वायु के द्वारा या तो कीट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो अगर पराग कण से किसी अगुणित पौधे का विकास हो रहा है तो इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, पराग से किसी अगुणित पौधे के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पराग से अगुणित पौधे का विकास। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कैसे पुष्प बंद होते हैं? कौन सा पुष्प ऐसा है जो बंद होता है? तो क्लिस्टोगैमी पुष्प जो है, क्लिस्टोगैमी फ्लावर जो है ये कैसा होता है? ये बंद पुष्प होता है, ये कभी नहीं खिलता। ये क्लिस्टोगैमी पुष्प क्या होते हैं? हमेशा बंद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आवृत बीजी में आर्किगोनियम नामक संरचना नहीं पाया जाता है। यह एक प्रकार का मादा जनन अंग होता है ना, आर्किगोनियम, जो कि आवृत बीजी पौधे में नहीं मिलता है, ये अनावृत बीजी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोश होते हैं। तो भ्रूण कोश में कितनी एक कोशिका नहीं होगा, 2 कोशिका नहीं होती है, 5 कोशिका नहीं होती है, कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिका। भ्रूण कोश के बारे में हमने कई बार बता दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो एक आवृत भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होती है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि बीजांड वृंत किसे कहते हैं? बीजांड वृंत किसे कहते हैं? तो बीजांड वृंत फ्यूनिकल को कहा जाता है। इंग्लिश में बीजांड वृंत को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। याद रखिएगा, बीजांड वृंत क्या है? बीजांड वृंत को हम फ्यूनिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित स्थिति मिलता है ना। तो एक परिपक्व निषेचित बीजांड में कब अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित स्थिति मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए भ्रूणपोष त्रिगुणित हो गया, गलत हो गया। अंड अगुणित, एंटीपोडल्स त्रिगुणित, गलत हो गया। अध्यावरण द्विगुणित, ये भी गलत हो गया। अंड अगुणित, बीजांड काय द्विगुणित, भ्रूणपोष त्रिगुणित। तो अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, डी नंबर आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि अंड जो होता है वो अगुणित होता है, बीजांड काय द्विगुणित होती है और भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है?
तो बीजांड बीज में बदल जाता है, याद रखिएगा। जब किसी पुष्प में निषेचन होती है तो जो बीजांड है, ये बीजांड किस में बदल जाएगा? बीज में बदल जाएगा। और अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है, फ्रूट्स में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, अनिषेक जनन सामान्यतः देखने को मिलता है। तो अंगूर के पौधे में अनिषेक जनन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अनिषेक जनन कहाँ देखने को मिलेगा? अंगूर के पौधे में। आम में, नींबू में, लीची में कहीं भी अनिषेक जनन नहीं होता। अनिषेक जनन वैसे पौधे में होता है जिसमें कि बीज नहीं होता है, और उस बीज रहित पौधे से जब हमें नए पौधे को बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? अनिषेक जनन के द्वारा नए पौधे का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41, ऑर्थोट्रॉपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? तो जो ऑर्थोट्रॉपस बीजांड होता है इसमें बीजांड वृंत सीधी रेखा में होता है, याद रखिएगा। कहाँ पे होगा? बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। ऑर्थोट्रॉपस बीजांड में बीजांड द्वार कहाँ होगा? बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत से सीधी रेखा में होगा, याद रखिएगा। ऑर्थोट्रॉपस बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग ये बीजांड वृंत से सीधी रेखा में व्यवस्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 42। क्वेश्चन है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। बीजांड में जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उसी में क्या देखने को मिलता है? अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, टोटीपोटेंसी है। तो अभी तुरंत हमने अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, क्या कि अगर एक कोशिका या प्रत्येक कोशिका अगर डेवलप करके किसी पूरे प्लांट्स का निर्माण, पूरे पौधे का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। तो देख लीजिए, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, एक कोशिका से पूरे जीव का विकास करना ही क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? कहता है कि ये किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, यानी प्रत्येक कोशिका में एक कोशिका से पूरे जीव को बनाने की क्षमता होती है। ये किसने बताया? तो वैज्ञानिक थे स्टीवार्ड, जिन्होंने सबसे पहली बार टोटीपोटेंसी यानी उत्तक संवर्धन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में बताया। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45 कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः होते हैं। तो अभी जस्ट हमने इसके पहले बताया था कि एक जो भ्रूणकोष होता है इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? तो ये पी महेश्वरी है, जिसे कहा जाता है क्या? भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी को ही बोला जाता है क्या? बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता मतलब क्या हुआ कि एक ही बीजों में बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाती है। तो जितने भी सिट्रस पौधे होंगे, जितने भी खट्टे पौधे होंगे, नींबू के या और कोई भी खट्टे संतरे के, उसी में पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता देखने को मिलता है। तो बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले संतरे के पौधे में की गई थी, ये सब हम बता चुके हैं, है ना। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार बहुभ्रूणता की खोज की थी। चलिए अगला है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, याद रखिएगा। एनाट्रोपस बीजांड मतलब उल्टा बीजांड। अगला क्वेश्चन है आपका 49 कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की बात जब भी आए तो नवासिन, और निषेचन की जब भी बात आए तो कौन? स्ट्रासबर्गर। कौन? स्ट्रासबर्गर।
बर्गर। याद रखिएगा, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 50। एक स्वपरागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो हमको एक स्वपरागकण बनाना है, तो एक कोशिका में परागकण जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 बनता है। कितना बनता है? 4। तो इसलिए यहाँ पे 1 से 4 बनता है, तो 25 बार हम जब सब अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो हमें 100 परागण का निर्माण हो जाएगा। एक बात पुनः हम आपको याद दिला देते हैं कि हम जितने भी क्रैश कोर्स में जो भी लेक्चर हम कर रहे हैं, इसका यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए टारगेट बायोलॉजी क्लासेस तारापुर पे कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। वहाँ पे प्रतिदिन जो भी लेक्चर यहाँ पे कराया जाएगा उसके सारे प्रश्न को वहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में डाला जाएगा। वहाँ पे आप जाके आसानी से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये क्रैश कोर्स है, ये जो हम लोग आज क्लास किए ये क्रैश कोर्स है बायोलॉजी का, और बहुत सारे इसमें लगभग PYQ क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। चलिए शॉर्ट रिवीजन 2 मिनट में हम लोग कर लेते हैं कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होगी? द्वितीयक केंद्रक होगी। सेंट्रल कोशिका क्या होगी? द्वितीयक केंद्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो पपीता जो है आपका एकलिंगी है। अगला है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो इनमें सभी, जायफल, लीची, शरीफा, सभी के बीज चोल को खाया जाता है। अगला प्रश्न है परागकण मुख्यतः कैसे होते हैं? तो परागकण नर युग्मक है। अगला प्रश्न है आपका पराग भित्ति कैसा होता है? तो पराग भित्ति जो है ये द्विस्तरीय होता है, एक्साइन और एंटाइन 2 लेयरों का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है परागकण हो सकते हैं एलर्जी के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो वायु परागित पुष्प जो है ये आपके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और रंगीन होते हैं। एनीमोफिली किसके द्वारा एनीमोफिली द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? कि तो हवा के द्वारा जो परागण होता है इसको हम एनीमोफिली परागण कहते हैं। अगला है एंटोमोफिली, तो एंटोमोफिली परागण क्या है? तो कीटों के द्वारा होने वाला परागण। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाएगा? एंटोमोफिली कहलाएगा। अगला है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने को क्या कहा जाता है? तो टोटिपोटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर में फ्यूकोजेन क्या है? तो फ्यूजोजेन है PEN, जिसको शॉर्ट में BEG बोला जाता है, और पॉलीइथाइल ग्लाइकोल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कमल में परागण होता है, तो कमल में परागण होता है किसके द्वारा? या तो वायु के द्वारा या तो कीट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगला है बंद पुष्प कहलाता है क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी में कौन सा संरचना नहीं पाई जाती है? तो आर्किगोनियम नहीं पाई जाती है, बाद बाकी अंडा, प्राकुश, युग्मोद्भिद सब पाई जाती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश है, तो सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत को फ्यूनिकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थी सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित अंड में अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित क्या होगा? तो अंड, बीजांडकाय और भ्रूणपोष। अंड अगुणित होगा, बीजांडकाय द्विगुणित होगा और भ्रूणपोष त्रिगुणित होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है आपका निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? तो बीजांड बीज में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर अनिषेक जनन किस में देखा जाता है? तो अंगूर में देखने को मिलता है। अगला है ऑर्थोट्रोपस बीजांड, तो ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग दोनों बीजांड वृंत से एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। अगला प्रश्न है आपका टोटिपोटेंसी है, तो टोटिपोटेंसी जो है ये माध्यम, किसी माध्यम में एक कोशिका से पूरे जीव के विकास की घटना है। अगला है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंस होती है? तो स्टीवार्ड ने सिद्ध किया।
एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश होते हैं, 7 कोशिकीय होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीइम्ब्रॉयजेनिक बहुभ्रूणता किसमें देखा है? सिट्रस के पौधे में देखा जाता है। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले संतरे पौधे में की गई थी और इसका खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया है। याद रखिएगा, इतना सारा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ। एनाट्रोपस बीजांड होता है उल्टा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। आवृतबीजी पौधे में द्विनिषेचन की खोज किसने की है? नवासिन ने। और निषेचन की खोज किसने किया है? स्ट्रासबर्गर ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका लास्ट कि 100 परागकण बनने के लिए कितना अर्धसूत्रीय विभाजन करना होगा? तो 25। आशा है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके पाठथड़ को बहुत जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि होने वाले वार्षिक एग्जाम में आपका बेहतर अंक प्राप्त कर सके। चलिए, धन्यवाद।